गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल। मैं एम के ओझा सीता देवी स्मारक इंटर कॉलेज टिटिया थोक से आप सभी के समक्ष फिर से उपस्थित हुआ हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है एसएसटी से फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। और इसमें हमने आपको दो चीजें पढ़ा दिया था, एक पॉलिटिकल काज और दूसरा सोशल काज। आज हम चर्चा करेंगे दो काज के ऊपर। एक पहला आपका जो है इकोनॉमिक काज और दूसरा हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल काज। तो आइए हम चर्चा करते हैं एक एक करके कौन कौन से ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से जो है इकोनॉमिक स्तर ऐसा क्या था जिसकी वजह से फ्रेंच में रेवोल्यूशन आया और इकोनॉमी कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं इस इकोनॉमिक काज में। इकोनॉमिक काज की हम चर्चा करने से पहले ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ने से पहले हम चर्चा करते हैं कि फ्रांस की जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि फ्रांस की जो जनसंख्या यानी पॉपुलेशन थी वो 1700 AD में लगभग 2 करोड़ थी। और यही जाकर के 1789 में जाकर के ये कहां पहुंच गई थी 2.8 करोड़ पहुंच गई थी। और ये जो शो कर रहा है ये तकरीबन 30% इंक्रीज, पॉपुलेशन 30% इंक्रीज हो गई थी। तो इकोनॉमिक का एक रूल है कि अगर आपकी संख्या बढ़ेगी, यानी अगर संख्या बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस के दाम जो होंगे या तो प्रोडक्शन उस स्तर पर होना चाहिए, डिमांड ज्यादा है तो प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए। अगर प्रोडक्शन कम है तो मार्केट में जो थिंग्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उनके जो प्राइसेस हैं वो हमेशा इंक्रीज होंगी। अगर कोई, ये इकोनॉमिक का रूल है कि अगर आपकी जनसंख्या बढ़ती है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, और डिमांड के अनुसार अकॉर्डिंग टू डिमांड अगर आपका प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो आपका जो वो प्राइस जो है वो हमेशा इंक्रीज होगा। आज की डेट में भी ऐसी देखने को मिलता है। तो इस 30% जनसंख्या इंक्रीज होने के कारण जो है फ्रांस में फूड की जो डिमांड थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। और आप जानते हैं कि जो लैंड के ओनर थे, लैंड के जो मालिक थे, जो होल्डर थे, लैंड होल्डर्स, वो फ्यूडल्स थे। जैसे आज हमारे यहाँ जमींदार होते थे ऐसे वहां पर फ्यूडल्स होते थे। और मैंने आपको बता दी कि 25% ऑफ टोटल लैंड ऑफ फ्रांस वर होल्डेड बाय फ्यूडल्स। तो वो फ्यूडल्स क्या थे, उसमें हमें बताया था कि 95% ऐसे लोग थे जिनके पास कोई जमीनी मालिकाना हक नहीं था। और लेकिन फूड तो सभी को चाहिए। और दूसरी चीज हम देखते हैं कि इसी दौरान में एक फेमाइन आया, यहाँ पर एक सूखा आया और सूखा पड़ा, और जिसकी वजह से फेमाइन आया, जिसकी वजह से समस्या इतनी बढ़ गई कि फूड ग्रेन्स इमरजेंस नहीं हो पाए, फूड ग्रेन्स ग्रो नहीं हो पाए। और दूसरी चीज देखते हैं कि यहां पर एक क्या कहते हैं उसको, कोल्ड, ठंडी इतनी बढ़ी उस साल, ठंडी इतनी बढ़ी तकरीबन कि वहां पर फसलें जो थी, जो क्रॉप्स थी वो कोलैप्स कर गई। क्रॉप्स जो थी वो कोलैप्स कर गई। और जब कोलैप्स कर गई तो एक जो फूड की प्राइसेस थी वो इंक्रीज हुई, इतनी ज्यादा इंक्रीज हुई कि उनको खरीदना आम लोगों के बस की बात, मजदूरों के मजदूरों के वर्ग के बस की बात नहीं थी। ऐसे में क्या करेगा, या तो फिर सरकार, और सरकार देखते कि आपका जो लुई 16 था वो इतना निकम्मा कह सकते हैं, इतना निकम्मा, इतना बेकार था कि उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो जब सरकार एक्शन नहीं है, कोई वर्क नहीं कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में अगर जैसे कोरोना फैला हुआ, अब जितने भी ऐसे वर्कर्स हैं जो डेली वेजेस वर्कर्स हैं, उनको पास तो काम नहीं है। अब अगर वो सरकार वर्क नहीं करती उनके खिलाफ, उनके साथ, तो अगर उनको जरूरी सामान जो चीज है, जरूरी चीजें जो हैं वो अगर नहीं मिलता है तो क्या करेंगे। सीधा सिंपल सी बात है कि रेवोल्यूशन आए, तो रेवोल्यूशन करेंगे, वो विद्रोह करेंगे, कुछ ना कुछ उल्टे सीधे वर्क करेंगे। ऐसी समस्या, सेम समस्या ऐसी फ्रांस में हो चुकी थी। तो फ्रांस में हमें देखने को मिले कि इस जनसंख्या के बढ़ने से, इंक्रीज द पॉपुलेशन, कई सारी समस्याएं खड़ी हुई फ्रांस गवर्नमेंट के सामने। दूसरी चीज हम देखते हैं कि जो वार हुई है,
जो फ्रांस की 100 सालों में 70 सालों में जो वार हुई है, 7 ईयर्स वार हुई है, जो मदद की फ्रांस ने अमेरिका की, उसमें भी देखते हैं कि इतना ऋण लिया गया, ऋण लेकर के, और पूरा का पूरा खजाना जो ट्रेजरी था वो पूरा खाली हो चुका था, और दूसरे देशों से ऋण डेप्ट ले रखा था। उस डेप्ट को भरने के लिए जो प्रोडक्शन हुई है, उस प्रोडक्शन यानी टैक्सेस जो होते थे, वो टैक्सेस उनको आधे से ज्यादा यानी 50% टैक्सेस को भरने में ही वो चले जाते थे, वो ऋण को उसकी अदायगी में ही वो सारे जो रेवेन्यू मिलते थे वो चले जाते थे। ऐसे सिचुएशन में क्या करते, ऐसे कोई भी रास्ता नहीं था। दूसरा चीज, कुशल प्रशासन नहीं, गुड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, पूरा का पूरा रूल्स जो है उसकी वाइफ यानी लुई 16 की वाइफ मैरी एंटोनेट ऑपरेट कर रही थी। आगे हम देखते हैं कि इस पूरे सिस्टम से यानी पूरा का पूरा आपका बैड एडमिनिस्ट्रेशन, फसल का नुकसान, डेप्ट ऑन ट्रेजरीज, जिसकी वजह से पूरी फ्रांस के लोगों में गुस्सा भर चुका था। किसके खिलाफ? एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, किंग के खिलाफ, मोनार्की के खिलाफ। और वही जाकर के एक ऐसा समय आया कि पूरी की पूरी जनता खड़ी हो गई किसके खिलाफ? किंग के, मोनार्कियल गवर्नमेंट के खिलाफ। दूसरी चीज क्या थी कि एक तरफ तो फ्रांस की जनता इन मुसीबतों से गुजर रही थी, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रांस के जो क्लर्जियल ग्रुप थे, वो ग्रुप इतने भोग विलास, इतने विलासिता के जीवन गुजार रहे थे, जिसको देख करके लोग आश्चर्य थे कि इनके पास इतनी ज्यादा इनकम कहां थी, इनको भगवान ने किस तरीके से पाया है। हम आगे जब चर्चा करेंगे इंटेलेक्चुअल काज में, तो इंटेलेक्चुअल काज में बात करेंगे कौन कौन से ऐसे ग्रुप थे, कौन कौन से ऐसे लोग थे जिसकी वजह से, जिन्होंने इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में काफी ज्यादा अहम योगदान दिया और जिनके कार्यों से, जिनकी रचनाओं ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया फ्रांस की जनता को। तो इंटेलेक्चुअल काज की हम चर्चा करते हैं। इंटेलेक्चुअल काज, जिसको हम बौद्धिक कारण बोलते हैं, और बौद्धिक कारण में आप जानते हैं कि ये पूरा जो 17, 18 आप जानते हैं 17, 18, 16, 17, 18 की जो सेंचुरी थी, ये हम जानते हैं कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का एज था, और रेनेशा का एक काल था, कह सकते हैं पुनर्जागरण का काल था, जिस काल में हम देखते हैं कि कई सारी चेंजेज आए, सोसाइटी में कई सारे चेंजेज आए। हम देखते हैं इंटेलेक्चुअल ग्रुप ये अब सिर्फ फ्रांस में नहीं, हर जगह पे यूरोप की जितनी भी कंट्रीज थे, उन सारी कंट्रीज में ऐसे इंटेलेक्चुअल ग्रुप उभर करके आए, और जो क्या करते थे, उनकी जो लैंग्वेज होती थी, ये ध्यान रखिएगा, रेनेशा की सबसे बड़ी एक उपलब्धि है कि उसने जो सामान्य वर्ग की लैंग्वेज थी उसको लोगों ने अपनाया, स्टडी में, पढ़ने में, पढ़ाने में उसको सबसे ज्यादा यूज किया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस समय इंक्रीज हो रही थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई थी। एजुकेशन में देखते मॉडर्न एजुकेशन आ रही थी धीरे धीरे। अब ये एजुकेशनल जो लोग थे, इनके पास एक क्वेश्चन आया कि इस क्लर्जियल ग्रुप को, क्लर्जियल ग्रुप्स को ये पावर मिले कहां से? इस तरीके से विलासिता के जीवन जीने के लिए ये पावर मिले कहां से? इनको किसने दिया? गॉड ने दिया? तो कब दिया, कैसे दिया? इतने क्वेश्चन करने लगे। जैसे आप ले सकते हैं कि मॉन्टेस्क्यू इसमें है, कई सारे नाम इसमें हैं, चर्चा करेंगे हम। जॉन लॉक, रूसो, आपका जो है इनकी रचनाएं हैं रूसो की। पीपुल्स सॉवरेनिटी, ये इनकी बुक थी जिसमें इन्होंने क्वेश्चन किए। अगला आपका है मॉन्टेस्क्यू, इनकी रचना है आपकी सेपरेशन ऑफ द चर्च एंड स्टेट, सेपरेशन ऑफ द चर्च एंड स्टेट, इमैनुअल
मैनुअल कांट, मैक्सिम गोर्की, इस तरीके के कुछ इंटेलेक्चुअल ग्रुप थे जो क्वेश्चन करना शुरू कर दिए कि वोल्टेयर ये क्वेश्चन कर रहे थे कि इस क्लर्जियन ग्रुप को किसने ऐसा पावर दे दिया, ये कैसे ऐसे विलासिता के जीवन जी सकते हैं, जबकि पूरी की पूरी जनता जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सिर्फ मौज मस्ती करना, सिर्फ राज्य का संचालन करना, सारे पावर खुद के पास रखना, प्रजा का ध्यान नहीं रखना। ऐसे क्वेश्चन करते थे। और इनकी जो रचनाएं थी, इन रचनाओं में पूरी की पूरी जो लैंग्वेज थी वो लोकल लैंग्वेज थी। दूसरी बात, अगर जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे तो एक जैकोबिन क्लब्स नाम से एक फ्रांस में क्लब उभरे थे। उस जैकोबिन क्लब में हमेशा 4-6 लोग इंटेलेक्चुअल लोग इकट्ठा होकर के और पॉलिटिकल थिंकर्स यानी पॉलिटी के ऊपर चर्चा करते थे, उसके ऊपर विचार करते थे ऐसे राजनीतिक विचारक कि राजनीति में ऐसा क्यों है, क्यों स्टेट और किंगशिप का हमेशा कभी भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, क्यों ऐसा अलग है, जिसके ऊपर हमेशा इनकी जो रचनाएं थी वो गांव में, देहातों में, टी स्टॉल्स पे या अलग किस क्षेत्रों में पढ़ के लोग सुनाते थे। और उसको पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन सबके दिमाग में एक साथ घुसने लगा और अंत में जाकर के क्या हुआ कि वर्साई के महल पे लोगों ने आक्रमण कर दिया। तो ये आपका रहा इंटेलेक्चुअल काज और इकोनॉमिक काज के ऊपर हमने चर्चा की है। आने वाले वीडियो में हम बाकी जो काजेस हैं, मेन काजेस हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इम्पैक्ट क्या पड़ा, रिजल्ट क्या रहा, कैसे जो है नेपोलियन बोनापार्ट का इमरजेंस हुआ और कैसे नेपोलियन बोनापार्ट के बाद हम देखते हैं कि फ्रांस में एक यूनियन उभर करके है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी। तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को हमेशा अंत तक देखिए, उसके बाद वीडियो को शेयर करिए। यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।